नमस्कार, मेरा नाम है निखिल और आप देखना शुरू कर चुके हैं दी ललन टॉप शो। आज बुलेटिन में बात होगी उन चुनिंदा लोगों की जिन्होंने देश दुनिया में अपनी अलग धाक जमाई है। हम आपको बताएंगे ऐसे 10 लोगों के बारे में जो देश की व्यवस्था चला रहे हैं, साथ ही 10 ऐसे लोग जो भारतीय मूल के हैं और दुनिया भर में भारत का नाम बढ़ा रहे हैं। शुरुआत उन लोगों से जो देश चला रहे हैं। लिस्ट में पहला नाम है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया धनंजय यशवंत चंद्रचूड़ का। भारत के मुख्य न्यायाधीश हैं जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक पीठों की कार्यवाहियों की लाइव स्ट्रीमिंग को शुरू करवाया। सरकार समेत कई हलकों से कड़े विरोध का सामना करते हुए भी भारत में समलैंगिक विवाह को वैध बनाने से लेकर संवेदनशील मुद्दों की लगातार सुनवाई की। फिर राज्यपालों को राजनीतिक क्षेत्र में दखल के खिलाफ सीधे चेतावनी दी। अलग अलग मौकों पर जस्टिस चंद्रचूड़ ने दिखाया कि ज़रूरत पड़ने पर वो साहसी फैसले लेने से कतराते नहीं हैं, फिर चाहे वो सरकार की ओर से दिए जाने वाले सीलबंद लिफाफों पर उनकी टिप्पणी हो या फिर चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति का मसला हो। सीजेआई के पिता जस्टिस यशवंत विष्णु चंद्रचूड़ भी भारत के मुख्य न्यायाधीश रह चुके हैं और जस्टिस धनंजय अपने पिता के फैसलों को पलटने की वजह से भी चर्चा में रह चुके हैं। जस्टिस चंद्रचूड़ की मां प्रभा चंद्रचूड़ ऑल इंडिया रेडियो के लिए गाना गाती थीं और अपनी युवावस्था में धनंजय भी रेडियो जॉकी के रूप में काम कर चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट से बाहर भी जस्टिस चंद्रचूड़ अपनी टिप्पणियों को लेकर चर्चा में बने ही रहते हैं। वो लोकतंत्र, असहमति और फ्री स्पीच को बचाने की वकालत करते रहे हैं। कई कार्यक्रमों में उन्होंने ऐसा कहा भी है। फरवरी 2020 में जस्टिस चंद्रचूड़ ने अहमदाबाद में एक कार्यक्रम के दौरान एक लाइन कही थी, असहमति लोकतंत्र का एक सेफ्टी वॉल्व है। उन्होंने कहा था कि असहमति को एक सिरे से राष्ट्र विरोधी और लोकतंत्र विरोधी करार देना संवैधानिक मूल्यों के संरक्षण के खिलाफ जाता है। भारत के मुख्य न्यायाधीश के तौर पर जस्टिस चंद्रचूड़ का कार्यकाल 2 साल से कुछ ज़्यादा का है। नवंबर 2024 तक वो इस पद पर बने रहेंगे और ये हाल के वर्षों में सबसे ज़्यादा समय तक इस पद पर बने रहने वाले न्यायाधीशों में से एक होंगे। चीफ जस्टिस बनने से पहले भी उनके फैसलों की खूब चर्चा रही है। निजता के अधिकार, सबरीमाला मंदिर, समलैंगिकता को लेकर फैसलों में अपनी टिप्पणियों को लेकर जस्टिस चंद्रचूड़ हमेशा से सुर्खियों में रहे। इधर मैरिटल रेप, समलैंगिक विवाह और राजद्रोह कानून की वैधता जैसे मामलों पर देश में लंबे समय से बहस चल रही है। जस्टिस चंद्रचूड़ से ऐसे मसलों पर महत्वपूर्ण फैसलों की उम्मीदें हैं। दूसरा नाम है लिस्ट में प्रमोद कुमार मिश्र का। पीके मिश्रा 1972 बैच के गुजरात कैडर के आईएएस हैं। पीके मिश्रा नाम से जाने जाने वाले प्रमोद कुमार मिश्र को इस सरकार में सबसे ताकतवर ब्यूरोक्रेट माना जाता है। प्रमोद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रधान सचिव हैं। उनके सबसे भरोसेमंद सहयोगियों में से एक माने जाते हैं। महत्वपूर्ण सुधारों और सरकारी नियुक्तियों से लेकर प्रमुख नीतियां तक लागू करने में मिश्र सरकार के लिए खासी अहमियत रखते हैं। एक तरीके से फाइनल फिल्टर की तरह हैं वो, क्योंकि प्रधानमंत्री के पास जाने वाली फाइल्स को आखिरी बार वही देखते हैं। कई बार महत्वपूर्ण पदों पर बैठे नेताओं, ब्यूरोक्रेट्स, टेक्नोक्रेट्स की नियुक्ति के मामलों की फाइलें भी उनकी ही टेबल से गुजरने के बाद प्रधानमंत्री के आगे जाती हैं। मोदी सरकार के सबसे बड़े सुधारों में से एक को लागू करने की राह पीके मिश्रा ने खोली। इसमें योग्यता के साथ वरिष्ठता यानी सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति के चयन पर विचार करने के अलावा बाबुओं की कार्यकुशलता को बढ़ाना, नौकरशाही की बाधाएं दूर करने की प्रतिबद्धता भी शामिल है। मिश्रा को आपदा प्रबंधन में माहिर माना जाता है। 2001 में भुज भूकंप के बाद के हालात से निपटने के लिए 2003 में उन्हें संयुक्त राष्ट्र की ओर से पुरस्कार भी मिल चुका है। तब वो गुजरात राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के सीईओ हुआ करते थे। तीसरा नाम एनएसए अजीत डोभाल, भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार। अजीत डोभाल पिछले 10 साल से भारत के सुरक्षा और रणनीतिक मामलों को संभाल रहे हैं, जो कि संभवतः देश के किसी राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार का सबसे लंबा कार्यकाल है। वैसे बहुत पुराना पद ये है भी नहीं। डोभाल के कद का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि फरवरी में असामान्य रूप से उनकी रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ एक बैठक हुई और इस दौरान उन्होंने यूक्रेन युद्ध और पश्चिमी देशों को लेकर भारत का रुख साझा किया। ये मुलाकात इस लिहाज से दुर्लभ मानी जा रही है क्योंकि पुतिन आमतौर पर केवल राष्ट्राध्यक्षों के साथ ही बैठक करते हैं। इसके अलावा डोभाल वॉशिंगटन डीसी में कई हाई लेवल मीटिंग्स का हिस्सा रह चुके हैं और इनिशिएटिव ऑन क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज ICET की पहली बैठक में भारतीय पक्ष का नेतृत्व भी कर चुके हैं। साथ ही डोभाल अमेरिका, UAE और सऊदी अरब में अपने समकक्षों के साथ प्रस्तावित साझा रेल परियोजना को आगे बढ़ाने पर बातचीत कर रहे हैं। ये परियोजना समुद्री बंदरगाहों के माध्यम से भारत को न केवल खाड़ी और अरब देशों से जोड़ेगी बल्कि बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के जरिए अपनी पैठ बनाने के चीन के प्रयासों का मुकाबला भी करेगी। आपने वैसे भी गौर किया होगा, जब जब प्राइम मिनिस्टर बाहर जाते हैं अक्सर देखा जाता है कि एनएसए उनके साथ जाते हैं। चौथा नाम है शक्तिकांत दास का, गवर्नर भारतीय रिजर्व बैंक।
दो बड़े संकटों, रूस यूक्रेन युद्ध और कोविड-19 महामारी के दौरान रिजर्व बैंक की कमान शक्तिकांत दास के ही हाथ रही। इस दौरान कई बड़ी अर्थव्यवस्थाएं मंदी के कगार पर पहुंच गईं, लेकिन शक्तिकांत दास ने बढ़ती महंगाई और गिरते रुपए की चुनौतियों का डटकर सामना किया। भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति समिति ने बढ़ती महंगाई पर लगाम कसे रखी। इस प्रक्रिया में रिजर्व बैंक ने मई 2021 के बाद मुद्रास्फीति को 6% की ऊपरी सीमा के अंदर रखने के लिए कई बार ब्याज दरों में बदलाव किया। इस कठिन समय में भी शक्तिकांत दास भारतीय बैंकिंग सेक्टर को लचीला और खुद को समर्थ बनाए रखने के प्रति आश्वस्त करने वाली एक आवाज बनते दिखे। पांचवें नाम पे आते हैं राजीव गौबा, कैबिनेट सेक्रेटरी, भारत सरकार के सबसे ताकतवर IAS ऑफिशियली। बड़ी नीतियों और सामाजिक क्षेत्र के कार्यक्रमों की प्लानिंग और उनके एग्जीक्यूशन के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सबसे बड़े सिपहसालार हैं। जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 के कार्यान्वयन और अनुच्छेद 370 के प्रभावी करने में राजीव गौबा की भूमिका काफी महत्वपूर्ण थी। गौबा इस समय देश के सबसे अनुभवी सेवारत ब्यूरोक्रेट हैं। वो ब्यूरोक्रेट्स को ट्रेन करने और उनकी स्किल्स को बढ़ाने के कार्यक्रम मिशन कर्मयोगी में भी काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। गौबा ने अगस्त 2019 में पद संभाला था और अब तक उन्हें 2 बार सेवा विस्तार मिल चुका है। विस्तार के बाद उनका कार्यकाल अगस्त 2023 तक का है, लेकिन माना जा रहा है कि उन्हें एक और सेवा विस्तार मिल ही जाएगा और आगामी लोकसभा चुनाव तक वो इस पद पर बने रह सकते हैं। छठा नाम है अजय कुमार भल्ला, केंद्रीय गृह सचिव। 1984 बैच के असम मेघालय काडर के IAS हैं। अजय भल्ला 2019 से गृह सचिव जैसे महत्वपूर्ण पद पर हैं। उन्हें 3 बार सेवा विस्तार दिया जा चुका है। इसकी वजह यह है कि जब बात जम्मू कश्मीर में सुरक्षा की स्थिति का जायजा लेने या पूर्वोत्तर राज्यों में विद्रोही समूहों से संवाद की आती है, भल्ला मोदी सरकार के महत्वपूर्ण व्यक्ति होते हैं। गृह सचिव के रूप में भल्ला ने नागरिकता संशोधन कानून CAA सरीखे प्रमुख और विवादास्पद कानूनों के पारित होने और राम मंदिर ट्रस्ट की स्थापना तथा कोविड-19 प्रबंधन के साथ साथ जम्मू कश्मीर के विशेष दर्जे को समाप्त करने की प्रक्रिया की देखरेख भी की थी। भल्ला पंजाब में अमृतपाल सिंह के मामले से बने हालात पर बारीकी से नजर बनाए हुए थे। ब्रिटेन की अपनी हाल की यात्रा में भल्ला ने विशेष रूप से ब्रिटेन में शरण हासिल करने वाले खालिस्तान समर्थकों की ओर से भारत में आतंकवादी गतिविधियों को बढ़ावा दिए जाने को लेकर भारत की चिंताओं से ब्रिटेन को अवगत कराया था। 7वां नाम है संजय कुमार मिश्रा का, निदेशक प्रवर्तन निदेशालय ED। IRS अधिकारी SK मिश्रा केंद्रीय जांच एजेंसी प्रवर्तन निदेशालय के प्रमुख हैं। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से मनी लॉन्ड्रिंग प्रिवेंशन एक्ट के सभी प्रावधान बरकरार रखे जाने के साथ ही एजेंसी को असीमित शक्तियां मिल चुकी हैं और हाल के कुछ सालों में ये एक नई तरह की CBI बनकर उभरी है, जिसने देश के कुछ सबसे हाई प्रोफाइल मामलों की जांच का जिम्मा संभाल रखा है। और इस दौरान ED एक ऐसी एजेंसी के तौर पर उभरी है जो राजनीतिक हवाओं का रुख बदलती नजर आई। कई बार विपक्षी दलों का दावा है कि ED जांच के डर से कई लोगों ने या तो केंद्र में सत्तासीन भाजपा से हाथ मिला लिया या उसकी सदस्यता ग्रहण कर ली। राजनीति में मिश्र को पसंद और नापसंद करने वाले दोनों तरह के लोग हैं। ये इस पर निर्भर करता है कि वो किस पाले में खड़े हैं। मिश्रा अपना कार्यकाल पूरा करने के बाद 3 बार सेवा विस्तार पा चुके हैं। उनके पहले सेवा विस्तार को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई थी। इस पर सरकार ने पहले अध्यादेश और बाद में संसद में विधेयक लाकर ED और CBI निदेशकों को सशर्त 5 साल का कार्यकाल देने का प्रावधान कर दिया था। 8वां नाम अमिताभ कांत, भारत के G20 शेर्पा। नीति आयोग के CEO के रूप में 6 साल की सेवा के बाद जुलाई 2022 में अमिताभ कांत को G20 का शेर्पा चुना गया, जब G20 की अध्यक्षता भारत के पास आई रोटेशन से। G20 नेताओं के बीच आपसी बातचीत और आम सहमति बनाने की जिम्मेदारी अमिताभ कांत के ही कंधों पर है। अमिताभ कांत मेक इन इंडिया, आकांक्षी जिला कार्यक्रम, स्टार्टअप इंडिया और एसेट मोनेटाइजेशन प्रोग्राम सहित मोदी शासन में कुछ प्रमुख सुधारों के सूत्रधार रहे हैं और फिलहाल वो अलग अलग मंचों पर जलवायु परिवर्तन, रिन्यूएबल एनर्जी, हरित हाइड्रोजन और फ्रंटियर टेक्नोलॉजी जैसे मुद्दों की वकालत कर रहे हैं। 9वां नाम प्रवीण सूद का है, डायरेक्टर हैं CBI के। बीते दिन यानी 25 मई को ही सीनियर IPS प्रवीण सूद ने CBI डायरेक्टर का पद संभाला। सूद 2 साल तक इस पद पर रहेंगे। 1986 बैच के कर्नाटक काडर के IPS इससे पहले कर्नाटका पुलिस के DG थे। प्रवीण सूद इस साल मार्च में भी सुर्खियों में आए थे, जब कर्नाटक कांग्रेस के अध्यक्ष DK शिवकुमार ने सूद को BJP का एजेंट बता दिया था। शिवकुमार ने प्रवीण सूद को नालायक कहते हुए आरोप लगाया था कि वो BJP के कहने पर कांग्रेस नेताओं के खिलाफ केस दर्ज करते जा रहे हैं। हालांकि चुनाव परिणाम आने के ठीक बाद ही सूद की नियुक्ति CBI डायरेक्टर के तौर पर हो गई है। सूद देश की उस शीर्ष जांच एजेंसी के प्रमुख हैं जो कई हाई प्रोफाइल मामलों की पड़ताल करती रही है और ये जांच एजेंसी भी राजनीतिक सत्ता संतुलन को बदलने की क्षमता रखती है। 10वां नाम है माधवी पुरी बुच, अध्यक्ष सेबी।
माधवी ने मार्च 2022 में भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड सेबी के अध्यक्ष का पद संभाला। वो इस पद पर पहुंचने वाली पहली महिला थी। पद संभालने के बाद उन्होंने नियामक को और अधिक विकासपरक और सुविधाजनक बनाने की पहल की। उन्होंने सभी विभागों के सभी स्टाफ को पूरी सक्रियता के साथ उद्योग तथा बाजार के भागीदारों से जोड़ा और उनकी प्रतिक्रिया जानी। इसका इस्तेमाल उन्होंने नीतियों को बेहतर बनाने में किया। उन्होंने पुराने कानूनों में ज़रूरी बदलाव भी किए, चाहे बात शेयर बायबैक की हो या फिर म्यूचुअल फंड ट्रस्टीज़ की भूमिका की या निवेश के लिए शिकायत निवारण तंत्र बनाने की। माधवी का मानना है कि टेक्नोलॉजी अनुपालन, लागत में कमी और नियंत्रण जैसे मामलों में बाजार की मददगार हो सकती है। साथ ही सेटलमेंट के मामले में दुनिया के सबसे तेज़ बाज़ारों में से एक के तौर पर भारतीय शेयर बाज़ारों के बदलाव पर नज़र रख सकती है। अब तक हमने आपको 10 नाम बताए, उसमें 110 तक गए। एक पेकिंग ऑर्डर आप ढूंढ सकते हैं। इस बार अब जो आने वाला सेक्शन है उसके अंदर इस तरह का कोई ऑर्डर नहीं, सब अपने फील्ड्स के धुरंधर हैं। बिस्मिल्लाह करते हैं। इस लिस्ट का पहला नाम है ऋषि सुनक। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री हैं, लाल लश्कर समेत बोलते हैं। 2 सदियों में ब्रिटेन के सबसे युवा और भारतीय मूल के पहले प्रधानमंत्री ऋषि सुनक एक ब्रिटिश राजनेता हैं जो पहले बोरिस जॉनसन के तहत 2 कैबिनेट पदों पर रहे और अक्टूबर 2022 से कंजर्वेटिव पार्टी के नेता और यूके के प्राइम मिनिस्टर हैं। इनका जन्म हैम्पशायर के साउथैम्पटन शहर में हुआ। माँ बाप भारतीय मूल के थे जो 1960 के दशक में पूर्वी अफ्रीका से ब्रिटेन में आकर बस गए थे। सुनक ने विनचेस्टर और लिंकन कॉलेज ऑक्सफोर्ड से दर्शन शास्त्र, राजनीति और अर्थशास्त्र की पढ़ाई की। फिर कैलिफोर्निया में स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी से MBA कर लिया। आप CV इनका देख रहे हैं, मजबूत है। राजनीति में घुसे ऑक्सफोर्ड में पढ़ने के दौरान ही, तभी से कंजर्वेटिव पार्टी के मेंबर हैं और फिर गोल्डमैन सैक्स जैसी बड़ी इन्वेस्टमेंट फर्म्स में ये काम कर चुके हैं। राजनीति एक पैरेलल पटरी पर इनकी चलती रही जब ये सारा काम हो रहा था। फिर 2015 से रिचमंड न्यूयॉर्क से सांसद चुन लिए गए। ब्रेक्जिट के समर्थक थे ये। बोरिस जॉनसन ने प्रमोट किया इन्हें, कैबिनेट में चांसलर बनाया। ऋषि का कद बढ़ा इससे, पार्टी में भी लोक में भी। पार्टी गेट स्कैंडल के बाद उन्होंने बीते साल जुलाई से सितंबर के कंजर्वेटिव पार्टी नेतृत्व का चुनाव लड़ने का फैसला किया, लेकिन लिज ट्रस से वो हार गए। मगर लिज ट्रस ज्यादा समय तक सरकार चला नहीं पाई। लिज ट्रस की भारी टैक्स कटौतियों से पैदा हुई दहशत, आसमान छूती महंगाई और नर्सों, शिक्षकों और दूसरी हड़तालों को लामबंद किया और दूसरी बारी में भाला इन्होंने फेंक दिया। अब तक के उनके कार्यकाल के बड़े कामों में EU के साथ नया ब्रेक्जिट समझौता, ऑकस रक्षा समझौते को अंतिम रूप देना, ऊर्जा सुरक्षा पर काम और अपराध और पुलिस व्यवस्था में कड़ाई शुमार है। ब्रितानियों की राजनीति बूझने वाले कहते हैं कि उन्होंने कुछ इबारत लिखनी तो शुरू की, बाकी वक्त के हवाले है। दूसरा नाम है कमला हैरिस का। वाइस प्रेसिडेंट चुनी जाने वाली पहली महिला US की, पहली अफ्रीकी अमेरिकी और पहली एशियाई अमेरिकी वाइस प्रेसिडेंट है। कैलिफोर्निया राज्य के ऑकलैंड में ये पैदा हुई। CV तक तो बाद में हम जाएंगे। एक्टिविस्ट माता पिता के घर में जन्मी थी। 13 साल की उम्र में ही कमला ने अपना पहला प्रदर्शन कर दिया था। अपने घर के सामने उन्होंने प्रदर्शन किया क्योंकि बच्चों को सामने वाले लॉन में खेलने नहीं दिया जाता था। सो वो अड़ गई और बाद में वो नियम बदलना ही पड़ा। कमला ने हार्वर्ड और कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया है। अपना करियर शुरू किया जिला अटॉर्नी के रूप में। तरक्की इनको मिलती गई और 2003 में वो सैन फ्रांसिस्को की अटॉर्नी चुन ली गई। फिर कमला ने 2016 के सीनेट चुनाव में लोरेटा सांचेस को हराया और अमेरिकी सीनेट में काम करने वाली पहली एशियाई अमेरिकी और दूसरी अफ्रीकी अमेरिकी महिला के तौर पर अपना नाम पक्का किया इन्होंने। 2017 से 21 तक कैलिफोर्निया की जूनियर सेनेटर रही हैं। फिर 2020 डेमोक्रेटिक राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव लड़ने की इन्होंने मंशा जाहिर की। बाद में नाम वापस भी लिया, मगर जो बाइडेन ने उन्हें अपने रनिंग मेट के तौर पर चुना और उन दोनों ने राष्ट्रपति ट्रंप और उपराष्ट्रपति माइक पेंस की जोड़ी को हरा दिया। बाइडेन सरकार में हैरिस बहुत अहम है, चाहे वो हर सियासी मुद्दे पर डेमोक्रेटिक पार्टी से जिरही करती हो, महिलाओं के अबॉर्शन पर अधिकारों के लिए राय रखनी हो, या अमेरिकी विदेश नीति की रूपरेखा तय करनी हो, या अश्वेत महिला वोटर्स के अवरोध तोड़ने वाले आदर्श के तौर पर। विशेषज्ञ कमला हैरिस पर राष्ट्रपति पद का भावी उम्मीदवार भी देखते हैं। कहा भी जाता है कि बाइडेन एक ट्रांजिशन कैंडिडेट हैं। तीसरे नाम पे आते हैं। बहुत हो गया आप सियासत का खेल, अब ट्रैक बदलते हुए लिस्ट में तीसरे नंबर पे आते हैं, जो कि है सत्या नडेला। ये ओरिजिनल भारतीय हैं, कहने का मतलब ये खुद भारत में ही जन्मे। आंध्र प्रदेश के हैदराबाद में पैदाइश हुई। माँ संस्कृत की स्कॉलर थी और पिता IAS अधिकारी। अभी क्या करते हैं ये सब जानते हैं। माइक्रोसॉफ्ट के एग्जीक्यूटिव चेयरमैन हैं और CEO भी हैं। लेकिन अब सर्किट में इनका नाम बदल गया है। अब इन्हें AI ब्रिगेड के अगुवा के रूप में जाना जा रहा है। नडेला और माइक्रोसॉफ्ट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित प्रोडक्ट्स के डेवलपमेंट में आगे बढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। मिसाल के तौर पर माइक्रोसॉफ्ट ने ChatGPT विकसित करने वाली लैब OpenAI में करीब $13 अरब का निवेश किया है। बिल गेट्स और स्टीव बामर के बाद CEO बने सत्या नडेला
माइक्रोसॉफ्ट को बहुत मजबूत मुकाम पर ले आए हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक नडेला का सालाना वेतन पैकेज, स्टॉक और नकद मिलाकर $5 करोड़ के आसपास होता है। यानी कंपनी और अपनी खूब तरक्की की पैसा ही पैसा हुआ। जनवरी 2022 में नडेला को व्यापार और उद्योग श्रेणी में भारत का तीसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म भूषण दिया गया। इससे पहले 2019 में फाइनेंशियल टाइम्स के पर्सन ऑफ द ईयर और फॉर्च्यून के बिजनेस पर्सन ऑफ द ईयर के रूप में सराहना इनकी की गई थी। अगला नाम भी एक टेक जायंट का ही है, गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई। गूगल के बारे में बताना या लिखना बेमानी है, फिर तो गूगल से बेहतर है कि हम गूगल बार्ड से ही सुंदर पिचाई के बारे में ही लिखवा लें। सो हमने वही किया और गूगल बार्ड के हवाले से बता रहे हैं। सुंदर पिचाई का जन्म 1972 में हुआ था और 2004 में सुंदर पिचाई ने गूगल ज्वाइन कर लिया। एक के बाद एक कई तरह के लीडरशिप रोल्स में रहे। 2015 में पिचाई को गूगल का सीईओ बनाया गया और 2019 में गूगल की पेरेंट कंपनी अल्फाबेट का। पिचाई आईटी सेक्टर में द गाय की तरह हैं। 2020 में ही टाइम मैगजीन ने उन्हें दुनिया के 100 सबसे प्रभावशाली लोगों में नामित किया था और उन्हें भारत के तीसरे सबसे बड़े नागरिक पुरस्कार पद्म भूषण से सम्मानित भी किया गया है। पिचाई इस व्यवसाय में सबसे अधिक वेतन पाने वाले अधिकारियों में से एक हैं। साल 2022 में उनका वार्षिक वेतन $22.6 करोड़ से अधिक था। रुपए में कितना है, आप भी थोड़ी मेहनत कीजिएगा। माने पद भी है और पैसा भी है इनके पास और सुंदर पक्के भारतीय हैं, क्योंकि 2022 में पद्म भूषण सम्मान लेते हुए पिचाई ने कहा था, भारत मेरा एक हिस्सा है, मैं जहां भी जाता हूं भारत को अपने साथ लेकर जाता हूं। अगला नंबरों की दुनिया से ही है, अर्थ की दुनिया से। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष या IMF की फर्स्ट डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर, कोलकाता में जन्मी गीता गोपीनाथ। फर्स्ट डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर बनने से पहले 2019 और 2022 के बीच गीता IMF की मुख्य अर्थशास्त्री थी, चीफ इकोनॉमिस्ट, और उससे भी पहले उनका एक एकेडमिक के रूप में 2 दशकों लंबा करियर था। बहुत समय तक हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में अर्थशास्त्र की ये प्रोफेसर रही हैं। फिर IMF में आने के बाद तो उन्होंने काफ़ी तारीफें बटोरी हैं। खासकर कोरोना के दौर में गीता गोपीनाथ ने महामारी को ख़त्म करने के व्यवहारिक प्रस्ताव भी दिए। इसमें दुनिया की 60% आबादी को एक तय समय तक वैक्सीनेट करना, जोखिमों पर नज़र रखना, व्यापक जाँच पक्की करना, ये सारे काम थे। अब IMF डायरेक्टर के तौर पर वो बहुपक्षीय मंचों पर IMF का प्रतिनिधित्व करती हैं, सरकारों और बोर्ड सदस्यों के साथ उच्च स्तरीय संपर्क रखती हैं, साथ ही फंड निगरानी और इससे संबंधित नीतियों का नेतृत्व भी करती हैं। बाकी जो पॉलिटिक्स हो, महंगाई के जोखिम या केंद्रीय बैंकों की मौद्रिक नीतियाँ हों, उनमें दरारें हों, IMF के उच्चतम अफसर का मत वजन तो रखता ही है। अर्थ की बात चल रही है तो इसी पर एक और नाम आपको बता देते हैं। छठा नाम है हमारा अजय पाल सिंह बंगा। वर्ल्ड बैंक के 14वें अध्यक्ष हैं। जन्मे कहाँ, पुणे में। परिवार वाले जलंधर से हैं। पिता आर्मी में थे। दिल्ली के सेंट स्टीफेंस से इकोनॉमिक्स में इन्होंने ग्रेजुएशन किया, फिर IIM अहमदाबाद से MBA कर लिया। भारतीय मूल के इस अमेरिकी बिजनेस एग्जीक्यूटिव ने कई बड़ी बड़ी कंपनियों में काम किया और केवल काम नहीं किया, ज़रूरी पद भी संभाले, जैसे मास्टरकार्ड के कार्यकारी अध्यक्ष थे। साथ ही भारत में निवेश करने वाली 300 से ज़्यादा बड़ी अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों का प्रतिनिधित्व करने वाली US इंडिया बिजनेस काउंसिल के अध्यक्ष और इंटरनेशनल चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष भी रहे हैं। अभी इन्वेस्टमेंट जायंट जनरल अटलांटिक में वाइस चेयरमैन हैं। इसी साल की फरवरी में जो बाइडेन सरकार ने उन्हें वर्ल्ड बैंक के अध्यक्ष पद के लिए नामित किया और 3 मई को उन्हें कन्फर्म भी कर दिया गया, यानी नियुक्ति हो गई। अगला नंबर है लक्ष्मी मित्तल का। चीन से बाहर दुनिया के सबसे बड़े इस्पात निर्माता आर्सेलर मित्तल समूह के चेयरमैन और सबसे बड़े शेयर धारक भी। राजस्थान में जन्म हुआ, कोलकाता से पढ़ाई हुई, तब कलकत्ता नाम था, जाकर ये बसे UK में। इनका राजस्व 2022 में 79.80 अरब डॉलर था। करीब 17 अरब पाउंड की संपत्ति के साथ UK के सबसे अमीर लोगों की संडे टाइम्स 2022 सूची में 6ठा स्थान इन्होंने हासिल किया था। ऐसा स्टील के अधिग्रहण के बाद से ही भारत में आगे बढ़ने के लिए आर्सेलर मित्तल आक्रामक कदम उठाता रहा है और अभी हाल में इस साल दिवालिया इंडियन स्टील कॉरपोरेशन को भी अपने हाथ में लेने की मंजूरी इसे मिल गई है। इस लिस्ट में 8वां नाम है गोपीचंद हिंदुजा का। इनका सामान्य परिचय यह है कि यह हिंदुजा ग्रुप के को चेयरपर्सन है। दर्शकों की जानकारी के लिए बता दें कि हिंदुजा ग्रुप का कारोबार ऑटोमोटिव, रियल एस्टेट, इंफ्रास्ट्रक्चर सरीखे अनेक क्षेत्रों में फैला एक बड़ा पॉपुलर ब्रांड है अशोक लीलैंड। दुनिया भर में कारोबार कर रहे हिंदुजा ग्रुप में करीब 2 लाख लोग काम करते हैं। गोपीचंद हिंदुजा भारतीय मूल के ब्रिटिश व्यवसायी हैं। हिंदुजा समूह की स्थापना साल 1914 में दीपचंद हिंदुजा ने की थी। कुछ सालों बाद यानी 1919 में दीपचंद ने अपने व्यापार का विस्तार किया और ईरान में पहला अंतर्राष्ट्रीय कार्यालय खोला। 1979 तक यह समूह ईरान से चलता रहा। 1979 में ईरान में हुई इस्लामिक क्रांति के बाद समूह ने अपना हेडक्वार्टर लंदन ट्रांसफर कर दिया। 100 साल से भी ज़्यादा पुराना हिंदुजा ग्रुप आज भी ब्रिटेन के टॉप लेवल धनाढ्य औद्योगिक घरानों में शामिल है।
9वें नंबर पे है ओटीटी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स की ग्लोबल हेड ऑफ टेलीविजन बेला बजारिया। लंदन में जन्मी बेला के माता पिता भारतीय मूल के हैं। साल 1991 में मिस इंडिया यूएसए का खिताब जीत चुकी बेला इंटरटेनमेंट की दुनिया का जाना पहचाना नाम है। बेला ही तय करती हैं कि नेटफ्लिक्स का 17 अरब डॉलर का कंटेंट बजट कैसे खर्च होगा और उनकी हरी झंडी दिखाई हुई कहानियाँ कंपनी के 23 करोड़ से ज़्यादा सब्सक्राइबर्स तक पहुंचती हैं। साल 2016 में नेटफ्लिक्स से जुड़ी बेला बजारिया की अगुवाई में द स्क्विड गेम और लुपिन जैसे शो हिट हुए, जिसके बाद नेटफ्लिक्स के प्रोग्रामिंग में गौर करने लायक बढ़ोतरी हुई। आखिरी नाम है प्रियंका चोपड़ा का। प्रियंका चोपड़ा हॉलीवुड में पैड बनाने वाली चुनिंदा भारतीयों में से एक हैं। अमेजॉन प्राइम की बड़े बजट की सीरीज़ सिटाडेल में दिखने वाली एक्ट्रेस ने अपने रोल साइन करते हुए उन कहानियों पर जोर दिया है जो विविधता और महिला प्रधान कंटेंट को बढ़ावा देती हैं। प्रियंका चोपड़ा का भारत से बाहर प्रभाव लगातार बढ़ा है। उन्होंने इस साल लॉस एंजलिस में प्री ऑस्कर बैश का आयोजन किया था, जिसका लक्ष्य दक्षिण एशियाई प्रतिभा को बढ़ावा देना था। बीते साल वॉशिंगटन में उन्होंने डेमोक्रेटिक नेशनल कमेटी विमेंस लीडरशिप फोरम में अमेरिकी उपराष्ट्रपति कमला हैरिस का इंटरव्यू भी किया था। प्रियंका मनोरंजन की दुनिया में वेतन समानता की मुखर समर्थक हैं। सिटाडेल में अपने पुरुष को स्टार के बराबर वेतन हासिल करने के बाद चोपड़ा जोनस ने बेबाकी से कहा कि हिंदी सिनेमा में यह किस तरह काबिल और कामयाब अभिनेत्रियों के लिए पूरा न होने वाला सपना था। ये सारी जानकारी दिल्ली रन टॉप लाया था इंडिया टुडे के हवाले से, जिसका जो सबसे नया अंक है अभी स्टैंड्स को हिट करने वाला है, जिसका नाम है हाई एंड माइटी, हिंदी में ऊंचे और असरदार। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई है तो आप ललन टॉप शो जो देखते ही रहते हैं, थोड़ी सी मेहनत और कीजिए, इंडिया टुडे मैगजीन जाकर के स्टैंड से खरीदिए। ये था आज का ललन टॉप शो। अपना और अपना को ख्याल रखिए। अगले एपिसोड में आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। शुक्रिया।